तो चलिए आज एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आप जानते भी हो कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं कि क्योंकि आप जानते हो कि जीन होता है, तो जीन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएगा, ठीक है। और डीएनए आपस में डीएनए क्या मिलके बनाता, डीएनए डेवलप करके क्या बनाएगा, क्रोमैटिन बनाएगा। जब डीएनए के साथ आप हिस्टोन को जोड़ दोगे ना तो वो क्रोमैटिन बना लेगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये क्रोमैटिन फिर आगे कंडेंस करके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमोसोम फिर आगे चल के क्या बना देगा, जीनोम बना देगा। आप जीनोम किसको बोलते हैं, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हेप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का उसी को हम जीनोम बोलते हैं। हाँ, ये बात याद रखना। पहले जीन होगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट है। और फिर उसके बाद डीएनए बनता है। बहुत सारे जीन आपस में मिलकर डीएनए बनाते हैं। क्रोमैटिन, क्योंकि ये भी नीट में पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस होता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन कंडेंस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जीनोम बनाएगा, मतलब हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ये बात क्लियर है कि हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को। तो जीनोम तो हमें पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब जो 23 होगा उसका क्या होगा, जीनोम होगा, ठीक है। 46 है, 2n हमारा कितना है, 46 है, तो इसका मतलब 2n अगर 46 है तो ह्यूमन का, तो 23 बचा हाफ क्या होगा, उसका क्या होगा, जीनोम होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब लोग हम क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेल में क्रोमोसोम नहीं है ना तो वो बेकार है। क्रोमोसोम मतलब डीएनए ही क्रोमैटिन है और डीएनए ही क्रोमोसोम है। हमेशा याद रखना, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, डीएनए ही अपने आप को डेवलप करके क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बनाएगा, वही जीनोम है। और लोग पता नहीं कंफ्यूज होने लगते हैं, अरे भैया एक डीएनए मतलब एक क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिन, सीधा सीधा मतलब है। तो अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए पहले, तो क्रोमोसोम में होता क्या क्या है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंटर में जो है वो क्या है, सेंट्रोमियर है। और सेंट्रोमियर वाले रीजन को ही बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, दबाव, हल्का सा दबाव, तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। जो ये दोनों आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको आपस में हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है, कि ये हम लोग क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड है। सेंटर में जो तुम्हें डार्क कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। देखिए बच्चों, जो ये ऊपर वाली आर्म है इसी को बोलते हैं पी आर्म, या ये छोटा होगा तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट आर्म, ठीक है। अगर ये लंबा है तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग आर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। एक्चुअली में जनरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं सब मेटासेंट्रिक वाले क्रोमोसोम ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ऊपर वाली को बोलते हैं पी आर्म, शॉर्ट आर्म, और नीचे वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म, या इसी को बोलते हैं क्यू आर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात, पी आर्म एंड क्यू आर्म, समझ गए कि नहीं बात को। तो इसमें पूछा जाएगा पी आर्म और क्यू आर्म। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पी आर्म, फिर आएगा सेंट्रोमियर, फिर आएगा हमारा क्यू आर्म। ये सिस्टर क्रोमैटिड है। जब एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं उसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। बच्चों एक और बात आपको बता देता हूं, अगर यही क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, अब इसी को बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं नॉर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो यही बन जाता है क्या, सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। और इन्हीं के अंदर ऐसे डीएनए ऐसे कंडेंस फॉर्म में होता है। एक्चुअल में जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर किसको बोलेंगे, सेंट्रोमियर इज द हाईली कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमोसोम का जो सबसे कंडेंस रीजन होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रोमियर। अब एक और बात है, इसी को जब सेल डिवीजन होता हो, सेल डिवीजन के टाइम मैं ऐसे क्रोमोसोम बना दूं ऐसे सेल डिवीजन के टाइम, तो यहां पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लगता है ना, जिससे क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। इसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। आई बात समझ में कि नहीं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि काइनेटोकोर किससे अटैच होता है, तो किससे अटैच होता है, सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर से। ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, अगर ये सेंटर में रहेगा तो दोनों आर्म बराबर रहेंगे। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो दोनों आर्म बराबर होंगे। ऊपर वाली आर्म को पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले क्यू आर्म। दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ है। जो सेंटर में डार्क पोर्शन आपको दिखता है वो सेंट्रोमियर कहलाता है। अगर इसी में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो यही बन जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। एक मार्कर की तरह काम करता है, आपके बुक में है भी। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब इसी अगर क्रोमोसोम में देखें तो सेंट्रोमियर से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है और उसका नाम है क्या, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से जो अटैच है उसका नाम है क्या, स्पिंडल फाइबर। ये कौन है, स्पिंडल फाइबर इससे अटैच है, काइनेटोकोर से स्पिंडल। और स्पिंडल फाइबर अटैच होगा तभी तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे आपस में, या क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि अगर इस सेंट्रोमियर का पोजीशन बदलें, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का अगर पोजीशन बदला जाए, सेंट्रोमियर का पोजीशन बदल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर हो, दो सेंट्रोमियर हो, और ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर ना हो। ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेंट्रोमियर नहीं होता वो बहुत ईजिली लॉस हो जाते हैं। लॉस हो जाते हैं इसका मतलब वो स्टेबल नहीं रहते हैं। याद रखना, बिना सेंट्रोमियर के जो क्रोमोसोम है वो लॉस हो जाएंगे उनका। इसका मतलब सेंट्रोमियर का होना जरूरी है इनसाइड द क्रोमोसोम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे कि कैसा होगा, कैसा बनेगा क्रोमोसोम अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्रोमोसोम है, समझने के लिए हम इसको बना ले रहे हैं क्रोमोसोम। अब देखो ये हमारा, अब मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं, सेंट्रोमियर को किससे डिनोट कर रहा हूं, सी से। अब देखो अगर हमारा सेंट्रोमियर मिडिल में है, क्या है, मिडिल में, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर अकर इन मिडिल में हो। ठीक है, इसका मतलब P/Q रेशियो जो है वो कितने के बराबर होगा, 1 के। ठीक है, इसका मतलब P आर्म और Q आर्म दोनों क्या होंगे, Q आर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे ना दोनों पर। अगर बीच में रहेगा तो P आर्म और Q आर्म इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होगा। तो इसी तरह के क्रोमोसोम को, तो इस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या, मेटासेंट्रिक। आई बात समझ में, जिसका सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में होता है क्रोमोसोम के, उसी को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और पी आर्म और क्यू आर्म इसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, इसी सेंट्रोमियर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखो ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो ये हमारा पी आर्म हो गया और ये हमारा क्यू आर्म हो गया। क्यू आर्म तुम्हें लंबा दिख रहा होगा, देखो लंबा दिख रहा है क्यू आर्म। और ये तो थोड़ा सा, अगर मिडिल से थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ चला जाता है, मिडिल से थोड़ा ऊपर की चला जाए, तो इसी को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। पी आर्म इसका जो होगा, पी आर्म इसका हो जाएगा शॉर्ट और क्यू आर्म इसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसका मतलब P/Q रेशियो कहां आएगा, समथिंग तुम्हारा पॉइंट्स में आएगा। इसका मतलब ये आएगा लेस देन 1, एक से कम आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तीसरी को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। आई बात समझ में। अब चलो देखते हैं, इसी को आगे लेके जाओ, इसको सब मेटासेंट्रिक, इसी क्रोमोसोम को आगे लेके आओ, यहां पे लेके आओ। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये पी आर्म और शॉर्ट हो गया, क्यू आर्म और लंबा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया। इसका मतलब अब जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर फाउंड नियर द टिप, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नियर द टिप या नियर द एंड, आप कह सकते हो नियर द एंड पाया जाएगा। तो अगर सेंट्रोमियर नियर द एंड है तो इस तरह के हम, और पी आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो गया जबकि क्यू आर्म बहुत लंबा हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्या, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है कि नहीं,
ये क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। अब इसी को आगे और लेके आते हैं। अब क्या हुआ कि तुम्हारा जो सेंट्रोमियर है कहां पहुंच गया, टिप पे पहुंच गया। तो ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये किस पे है, टिप पे। इसका मतलब पी आर्म वेरी शॉर्ट, पी आर्म क्या हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। जबकि क्यू आर्म तुम्हारा क्या हो गया, वेरी लॉन्ग हो गया, वेरी लॉन्ग। इसका मतलब कहोगे कि सेंट्रोमियर फाउंड एट द टिप, नियर द टिप। ध्यान रखना, नियर द टिप है तो एक्रोसेंट्रिक होगा। अगर ये टिप पे पहुंच जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक। अगर टिप पे पहुंच जाए तो ये क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर बीच में है, मेटासेंट्रिक। बीच से थोड़ा ऊपर है, सब मेटासेंट्रिक। अगर ये टिप पे पहुंचने वाला है, एक्रोसेंट्रिक, और टिप पे पहुंच जाए तो टीलोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बता देता हूं, ये मोस्ट कॉमन है। सबसे कॉमन जो होता है सब मेटासेंट्रिक। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस पोजीशन में पाया जाता है, सब मेटासेंट्रिक पोजीशन में पाया जाता है। ये बात समझ में आई? ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। इससे पहले हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर नियर द टिप है तो उसको एक्रोसेंट्रिक, और जब टिप पे पहुंच जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। अगर मैं एक लाइन में बताऊं, ऐसे एक लाइन में समझे, तो ये मिडिल है तो मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाओ तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ी और ऊपर जाओ नियर द टिप तो क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। समझ रहे हो ना? और एकदम टिप पे पहुंच जाए तो ये क्या है, टीलोसेंट्रिक। इसका मतलब हुआ पी आर्म छोटी होती जाएगी और क्यू आर्म क्या होता है, बढ़ता जाता है। आई बात समझ में? अब एक इसका लॉजिक समझते हैं, किसके लिए, शेप कैसा होगा जब सेंट्रोमियर की पोजीशन आप चेंज करोगे तो कैसा शेप क्रोमोसोम का होगा, ये भी पूछा जाता है। उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं और तुरंत क्लियर हो जाएगी वो बात, लॉजिक से ही तुरंत। देखिए, तो आपको फिर रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कौन कहां है कहां नहीं है। देखिए, ये जो शेप बनता है ना, आप शेप की स्टडी कर सकते हो एनाफेज में, क्योंकि एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा ना, सेंट्रोमियर से खींचेगा, जब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर इसको खींचेगा क्रोमोसोम को, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को उसका शेप बोलेंगे। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, शेप ऑफ क्रोमोसोम व्हेन स्पिंडल फाइबर पुल करेगा, पुल क्रोमोसोम एट सेंटर with the help of chromosome from centromere लिखना, from centromere with the help of काइनेटोकोर की सहायता से जब वो खींचेगा वेल्फ ऑफ काइनेटोकोर, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सारी बातें इसमें भी आ गई हैं, सारी बातें इसमें आ गई कि स्पिंडल फाइबर किसकी मदद से खींचेगा, काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर होंगे, देखो स्पिंडल फाइबर किसके पास जाएंगे, काइनेटोकोर के पास जाएंगे। स्पिंडल फाइबर किसके पास जाएंगे, काइनेटोकोर कहां होगा, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर किस में होता है, क्रोमोसोम में। अब इसको खींचेंगे, जब खींचेंगे क्रोमोसोम को तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके लिए जो लॉजिक है वो है मस्त वी कहना, विजली, ठीक है। इसके लिए लॉजिक जो है वो है मस्त विजली सफेद होगी, मस्त तो होती है। तो अब इसको देखते हैं, तो एम से क्या होगा, मेटासेंट्रिक, एम से हो गया मेटासेंट्रिक। तो इसका मेटासेंट्रिक का शेप, ये शेप बताएगा, ये शेप है और ये कैसा है, क्रोमोसोम है। तो कैसा शेप होगा, वी शेप। किस शेप का हो जाएगा, वी शेप। सब इसका मतलब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का होगा। इसका मतलब इसका सेंट्रोमियर यहां मिडिल पे होगा ना। देखो, ए का मतलब होता है, तुम्हें पता है, एक्रोसेंट्रिक। ये क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक का कैसा शेप होगा, जे शेप होगा। एक्रोसेंट्रिक कैसा शेप होगा, जे शेप। ठीक, थोड़ा सा कंसेप्ट को बनाने के लिए इसको एक्रोसेंट्रिक को हम पहले लाते हैं। फिर देखो, फिर एस आ गया। एस का मतलब हुआ सब मेटासेंट्रिक। तो पूछा जाए किस शेप का होगा, एल शेप का होगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब लास्ट वन इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। टी से क्या होगा, यहां लिख देते हैं, टी से होगा टीलोसेंट्रिक। और इसका शेप कैसा होगा, आई शेप।
तो इसका मतलब हुआ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, वी शेप होता है, एक्रोसेंट्रिक का जे शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक का एल शेप होता है और टीलोसेंट्रिक का आई शेप। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आजकल लव मैरिज होता है ना, एस से शादी हो जाएगा और लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक वी शेप का होगा, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का होगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होगा, जबकि टीलोसेंट्रिक कैसा होगा, आई शेप का होगा। क्लियर है ये बात? मतलब मैंने पहले तुम्हें बताया कि सेंट्रोमियर के पोजीशन पे कैसे होंगे क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर का पोजीशन चेंज होगा और जब पोजीशन चेंज होगा तो किस तरह का शेप बनेगा। तो उसके लिए जो लॉजिक है वो लॉजिक है मस्त बिजली। लॉजिक जो है वो मस्त बिजली, ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा और ये शेप को रिप्रेजेंट करेगा। मेटासेंट्रिक वी शेप का होगा, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का होगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होगा और टीलोसेंट्रिक आई शेप का होगा। तो अगर आप मस्त बिजली का नाम मस्त बिजली को ऐसे ही जनरली याद रखेंगे मस्त बिजली, तो आपको पता चल जाएगा कि एम से मेटासेंट्रिक वी शेप, ए से एक्रोसेंट्रिक जे शेप, एस से सब मेटासेंट्रिक एल शेप और टी से टीलोसेंट्रिक आई शेप होगा। एम से मेटासेंट्रिक वी शेप, ए से एक्रोसेंट्रिक जे शेप, एस से सब मेटासेंट्रिक एल शेप और टी से क्या होगा, टीलोसेंट्रिक, और उसका शेप कैसा बनेगा, आई शेप बनेगा। आई बात समझ में? तो और कहा भी गया था सटन एंड बावेरी ने कि जो जीन्स होते हैं वो सारे जीन्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन अकेले अकेले ट्रांसफर नहीं होगा, अकेले अकेले जीन ट्रांसफर होगा फिर तो हो गया, फिर समझ गए ना बात को।